गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, उसका महत्व, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना है, महाभियोग की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत में यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि विश्व के अन्य किसी भी न्यायालय को क्षेत्राधिकार शायद इतना व्यापक प्राप्त हो। इस क्षेत्राधिकार का अध्ययन जो है हम 3 रूपों में कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शदाती क्षेत्राधिकार। सबसे पहले हम लेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसको 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एकमेव क्षेत्राधिकार क्या है। तो इस जो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत निम्न विषय जो हैं वो आते हैं। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, भारत सरकार, राज्य और कई राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें ऐसा कोई प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी भी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार जो है वो निर्भर हो। सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार और राज्य सरकार के पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात जो भी विवाद से संबंधित हैं वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा जो भी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनको लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्राप्त है। संविधान का आर्टिकल 32 जो है वो विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने की समुचित कार्रवाई करे। इस प्रकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। और अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा जो है वो विशिष्ट या स्पेशल अपील्स। सबसे पहले हम संवैधानिक को लेंगे और संविधान का जो आर्टिकल 132 है अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सार में प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दीवानी मामले इस संबंध में मूल संविधान में जो व्यवस्था थी उसे 1972 में हुए 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है और आर्टिकल 132 जो है वो संशोधित करते हुए अब इसमें जो धनराशि की सीमा भी हटा दी गई है और ये निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न जो है वो निहित है। थर्ड जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार में है वो है फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय जो है उसके निर्णय की अपील निम्न न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। निम्न परिस्थितियों में यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो या उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो भी अपील जो है वो की जा सकती है। चौथा जो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं वो है स्पेशल अपील्स या विशिष्ट अपील। जो आर्टिकल जो है 132 से 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है। फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते और जिन पे सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होना आवश्यक है। अतः आर्टिकल 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है।
इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय में किसी भी उपबंध के होते हुए सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, निर्धारण, दंड या आदेश की अनुमति जो है वो प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एक अपवाद ये है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। अब जो है तीसरा जो है वो है परामर्शीय क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 143 जो ये कहता है कि यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न है जो सार्वजनिक महत्व का है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो वो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही होगा। आर्टिकल 143 का जो पार्ट 2 है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को उस न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श क्षेत्राधिकार है वो मुकदमेबाजी को रोकने या काफ़ी सीमा तक उसको कम करने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। इस संबंध में भारत की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन और कनाडा के समान है। अब जो है हम देखते हैं कि 1980 और 2007 जो है वो टाइम ऐसा था जिसमें न्यायिक सक्रियता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका ने जो है अपनी क्षेत्राधिकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि की और अपने क्षेत्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने अन्य रूपों में भी कार्य किया। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय वो अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह भी कार्य करता है। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका मतलब है कि इस न्यायालय के जो भी अभिलेख होंगे वो सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में कोई भी संदेह नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो न्यायालय द्वारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड दिया जा सकता है और यह बात वैसे पहले से ही स्वतः ही मान्य होती है, लेकिन भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय में उसका अपमान करने वाले दंड की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है संविधान। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करता है। इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जो है वो आदि शामिल हैं और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय में सहायता जो है वो ले सकता है। अब हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये जानते थे कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। अतः भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का पूरा जो है प्रयत्न किया गया है, कोशिश की गई है और वो व्यवस्थाएं जो हैं वो निम्न प्रकार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उसका अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के द्वारा की जाती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया, श्रेष्ठ स्थिति जो है वो की जा सकती है। कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा है। एज जो है वो 65 ईयर्स है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। सिर्फ कदाचार के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। यानी व्यवहार में उनको अपने पद से हटाना बहुत ही कठिन है। पर्याप्त वेतन है, संसदीय नियंत्रण नहीं है। कार्यपालिका के नियंत्रण कार्यप्रणाली पर नियम बनाने की शक्ति जो है वो न्यायालय को खुद को है, इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। कर्मचारी वर्ग पर न्यायालय का नियंत्रण है। बहुत सारी उन्मुक्तियाँ जो हैं वो दी गई हैं। जो न्यायालय के निर्णय और कार्य जो हैं वो आलोचना से परे हैं। न्यायाधीश जो हैं वो ऐसे कार्यों का जिन पर कर्तव्य पालन करते हुए किया है विचार विमर्श नहीं कर सकता। अवकाश प्राप्ति के बाद यानी आफ्टर रिटायरमेंट जो है वकालत करने पर प्रतिबंध है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायालय अधिकारी के समकक्ष वकालत करने से मना कर सकता है। तो ये जो चीज़ें थी ये जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू को समझने की प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।